वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियोस में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही इजी मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो के साथ हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है, मतलब कोई फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ये कहेंगे कि मोशन इन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू अ फोर्स, कि अगर मोशन है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स भी होगा। अब अगर हम एक नई चीज को यहां पर कहें कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसका मतलब वो मोशन कैसा मोशन हुआ? कनेक्टेड मोशन। कंडीशन है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। अब वो किससे जुड़ सकते हैं? वो किसी रोप से जुड़ सकते हैं, मतलब कोई एक रस्सी बांध सकते हैं हम उसमें, या कोई एक चेन हो सकती है जो उन दोनों को कनेक्ट करें। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ट्रेन में कंपार्टमेंट्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अब ये जो टॉपिक आता है कनेक्टेड मोशन, तो कनेक्टेड मोशन पे अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमारे लिए कुछ नई परेशानियां पैदा करे। बस यह है कि कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट्स हम अच्छी तरह से समझेंगे तो कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली बच्चों को शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अच्छे से नहीं समझा हुआ होता है, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में इस मोशन को समझाऊं जिसे हम बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। अब इसमें कुछ नई टर्म्स भी आएंगी। अब नई टर्म्स कौन सी आएंगी? जैसे आप लोग कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, या आप इसमें कह सकते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब ये दो नई टर्म आ गई, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है इन टर्म्स के साथ में जो आपको समझ में ना आए। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, और लास्ट में आप ये पाएंगे कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने इस टॉपिक की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कनेक्टेड मोशन का मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया, और ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स। अब थोड़ा सा अलग समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूसरे ढंग से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कोई एक रोप है और वो रोप आपने किसी जगह पर फिक्स बांध दिया, मतलब फिक्स टाइट कर दिया आपने उसको। अब आप इस रोप को ये इसका एंड ए है, इस एंड से आप एक फोर्स F लगाते हैं इस रोप के ऊपर। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो हमसे क्या कहता है कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका एक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन। अब एक्शन किसने किया? एक्शन आपने किया। किसके ऊपर किया? आपने किया इस रोप के ऊपर, मतलब इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। तो इसकी रिएक्शन किधर जाएगा? इसका रिएक्शन इधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में मैं शो कर रहा हूं ये इसका रिएक्शन होगा। अब यही रिएक्शन अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर रोप के अंदर एक टेंशन की तरह हो जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि आपने कोई भी एक रोप खींचा तो उस रोप के अंदर क्या आ जाता है? टेंशन आ जाता है। अब सपोज अज्यूम कर लीजिए कि एक रोप है, वो आप एक साइड में खींच रहे हैं, एक पर्सन ए है वो इधर खींच रहा है विद अ फोर्स F1, और एक पर्सन इधर खींच रहा है विद अ फोर्स F2। अब F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब F1 की रिएक्शन क्या होगा? F1 का रिएक्शन लगेगा इधर। अगर आप कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इट इज योर T1। अगर आप F2 की रिएक्शन कहते हैं तो F2 की रिएक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैं देखिए ड्रॉ कर रहा हूं कि F1 का रिएक्शन, F1 फोर्स किस डायरेक्शन में था? F1 इस डायरेक्शन में था, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर इसकी टेंशन आएगी तो किधर आएगा? टुवर्ड्स राइट। और F2 किस डायरेक्शन में है? F2 इज टुवर्ड्स
अगर आप यहां देखें इट इज राइट, और इसकी टेंशन अगर आप देखेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगी, T2। मतलब लेकिन अगर आप देखते हैं तो पूरे रोप में टेंशन एक जैसा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर इसके मिडिल पॉइंट पे देखेंगे तो टेंशन कुछ और होगा, अगर हम इस पॉइंट पर देखेंगे तो टेंशन कुछ और होगा। तो टोटल टेंशन जो होगा ये T1 और T2 टेंशन क्या होगा, इट इज ड्यू टू द रिएक्शन। हम यहां कह सकते हैं कि ये टोटल रिएक्शन क्या हो गया, इट इज T1 प्लस T2। लेकिन अगर ये रिएक्शन देखेंगे ओवरऑल तो ये पूरी टेंशन एक जैसा रहेगा। तो पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए आप लोग कि अगर कोई एक रोप है और उस रोप में कहीं कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बीच में और कनेक्टेड नहीं है, तो पूरी टेंशन में, पूरी रोप में टेंशन एक जैसा बना रहता है। अब थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि कनेक्टेड मोशन। अब सपोज जैसे मैंने ये बनाया हुआ था, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है और एक तीसरा ऑब्जेक्ट इसमें और कनेक्ट कर देते हैं, इट इज सी, और ये सी ऑब्जेक्ट है। अब ए का मास है m1, बी का है m2, सी का m3, और इस पर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं F। टोटल फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, m1, m2 और m3 के ऊपर। तो अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, भाई फोर्स तो आप तीनों पर ही लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं, आप ए पर लगा रहे हैं, आप बी पर लगा रहे हैं, आप सी पर लगा रहे हैं, तीनों पर आपने फोर्स लगाया। तो आप क्या कहते हैं, हमने जनरली पढ़ा न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां टोटल मास कितना हो जाता है, अगर फोर्स तो हमारा वही रहा F और टोटल मास हो गया हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस A ब्लॉक का मास m1 है, B ब्लॉक का मास m2 है और इसका मास m3 है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन इसमें होगा F मॉड, मैं यहां सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहां ये हमारा हो जाएगा, इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। अब अगर यहां देखें तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन इक्वल है, इट इज गिवन बाय, मैं एग्जांपल देके भी अभी आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप टेंशन निकालेंगे, किस तरह से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। और मैं समझता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आता हूं अपने फिर दोबारा टॉपिक पर लौटकर। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सी ब्लॉक के ऊपर। सी ब्लॉक पर फोर्स लगा टुवर्ड्स राइट, आप देखते हैं ये फोर्स किधर लगा, टुवर्ड्स राइट। तो इसकी रिएक्शन इसमें किधर जाएगा, इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। इट इज योर, सपोज आप मान लेते हैं इट इज T1। अब आप ये देखिए कि इस पर फोर्स किधर लग रहा है, F, और T1 लग रहा है इधर। अब दूसरी सिचुएशन पर आ जाइए कि m2 जो हमारा जिसका मास है ऑब्जेक्ट B है, जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है किसकी, इनर्शिया की, और इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ये ऑब्जेक्ट B अपने मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि हमें पता है इनर्शिया की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब हिंदी में अगर हम शुद्ध सीधे शब्दों में इसको समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया एक ऐसा गुण है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में किसी भी तरह के चेंज का अपोज करती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका है तो वो खुद से नहीं चलेगा जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। तो अगर सपोज हम यहां पर कहें कि F फोर्स किस पर लगाया, F फोर्स लगाया हमने M3 के ऊपर, दैट इज योर C ब्लॉक। लेकिन ये जो B ब्लॉक था, B ब्लॉक क्या करने लगा, अपने इस मोशन का अपोज करने लगा। जब मोशन का अपोज करेगा, आगे बढ़ने से रुकेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, मतलब टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अब अगर आप यहां थोड़ा सा कंसीडरेशन में लाएं चीजों को, तो इस फोर्स की रिएक्शन
जो B2 लगा रहा है पीछे की तरफ, आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, दिस मास M2, तो इसकी टेंशन किधर हो जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज T1। लेकिन जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर रोप सेम है, यहां पर जब मैंने आपको बताया था कि टेंशन इज T1 प्लस T2 एंड दैट इज इक्वल्स टू T, तो अब हम इस सिचुएशन में यहां पर यह कहेंगे कि दिस टेंशन थ्रू आउट दिस रोप विल रिमेन सेम, दैट इज T1, बट द डायरेक्शन ड्यू टू दिस ब्लॉक C विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ दिस टेंशन, टेंशन भी क्या हुआ, टेंशन भी एक तरह का हमने फोर्स माना, क्योंकि क्या है टेंशन, टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ द फोर्स। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट B जो है वो किसको आगे खींच रहा है, ऑब्जेक्ट B ऑब्जेक्ट A को आगे की तरफ खींच रहा है, मतलब इधर की तरफ ये इसको पुल कर रहा है। अब इस तरह से अगर यहां पर देखें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, अब ये ऑब्जेक्ट A भी अपने मोशन का अपोज करेगा, तो इसमें क्या होगा, ये पीछे की तरफ मोशन अपोज करेगा, तो इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा। मान लेते हैं ये T2 है और इस ऑब्जेक्ट B की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट इज T2। और जैसा मैंने बताया कि टेंशन पूरे इस स्ट्रिंग में एक जैसा बना रहेगा। ये मान लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए कि ये दो पोर्शंस हो गए अलग, जो हमारे M1 और M2 को कनेक्ट करते हैं और M2 और M3 को कनेक्ट करते हैं। भले ही वो रोप आपका एक है, उसके आपने दो पार्ट्स किए हुए हैं, लेकिन टेंशन, चूंकि ये हम डिवाइड हो चुकी है हमारी रोप, तो इसलिए इसमें टेंशन भी अलग अलग ही होगा। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, मैं समझता हूं कि ये टेंशन वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि जिधर हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो जैसे M3 पर फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स राइट, तो टेंशन स्ट्रिंग में तो आया, लेकिन इस M3 की वजह से डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स लेफ्ट। और M2 पर फोर्स लग रहा था आगे की तरफ, लेकिन इसमें जो टेंशन आएगा वो किधर आएगा, अब ये अपनी इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, पीछे जाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट। इस कॉन्सेप्ट को ही बस आपको समझना है, थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम टेंशन की डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं। अब आते हैं एक और नई टर्म पर, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या नाम दिया गया इसको, दैट इज कॉल्ड योर फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम से मतलब क्या हो जाता है, दैट इज एक ही बॉडी को हम कंसीडर कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो अब दोबारा से मैं यहां पर वही एक ये तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, इट इज डायग्राम 1। अब डायग्राम 2 में आप समझ लीजिए, इसी डायग्राम को मैं यहां पर दोबारा से बना रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इज, जिसमें हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है और यह देखना है कि उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो जैसे ये हमारा ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है और ये ब्लॉक C है। अब मासेस मैंने आपको बताए थे। अब देखिए टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गया, इट इज T2। मैं दोबारा से यहां मेंशन कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। और ये T1, ये दो अलग अलग टेंशंस दिखाए और यहां पर एक फोर्स जो मैंने दिखाया हुआ था, दिस फोर्स इज F, इधर एक फोर्स लग रहा है। अब आपने देखा कि इन सभी में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन सभी में इसी डायरेक्शन में होगा और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, जैसा कि अभी हमने पीछे निकाला है, राइट। कि अगर आप देखेंगे कि दिस इज एज, ये हमने फाइंड आउट किया था कि इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन हर ब्लॉक में इतना होगा। अब अगर हम ए ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, ए ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं, देखिए मैं अलग से बना रहा हूं, इट इज कॉल्ड योर फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं FBD। जर्नली ये वर्ड आता है कि FBD क्या होता है, तो FBD कोई एक नई चीज नहीं है, एक टर्म आपके लिए नई जरूर आती है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम है, इसका फुल मीनिंग जो अगर आप कहेंगे तो चलिए समझते हैं कि
अगर हम ब्लॉक ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका मास क्या था, इसका मास था m1 और ये मूव कर रहा है किस एक्सेलरेशन से, इसमें एक्सेलरेशन है a, तो आप यहां पर कहेंगे m1a, दैट इज द टोटल फोर्स इन इट। भाई कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल्स टू m1a। अब अगर आप इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो जैसा मैंने भी आपको टेंशन बताया था कि टेंशन इसमें स्ट्रिंग में जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इट इज T2, ये T2 पार्ट जो है। तो अगर हम इसको शो करेंगे, मैंने इसीलिए आपको डायरेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली इस पर एक फोर्स लग रहा है m1a, दूसरा फोर्स लग रहा है T2। इसका मतलब हुआ कि T2 टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय m1a। ये जो T2 टेंशन है ये किस वजह से है, इट इज ड्यू टू m1a। तो ये एक हमारी पहली इक्वेशन निकल कर आ जाती है, इनको हम कंस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन आ गया। अब अगर हम बॉडी बी को कंसीडर करें, देखिए मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं, इट इज ऑफ, अगर हम इसको देखें तो इट वाज ऑफ FBD ऑफ A। किसका FBD है, दिस इज योर FBD ऑफ A। अब हम यहां कंसीडर करते हैं कि FBD ऑफ B, तो यहां देखेंगे ये B ब्लॉक है। B ब्लॉक में इस साइड में हमारी जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन कितना लग रहा है, दिस टेंशन इज, इधर फोर्स इधर लगता है हमारा टेंशन T1। इधर डायरेक्शन देखेंगे, देखिए टेंशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उस पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि टेंशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, किस कारण से टेंशन इसमें आ रहा है। तो टेंशन किसकी वजह से आ रहा है, इट इज द रिएक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव कर रहा है, तो अगर इसका मास देखें तो मास है m2 और एक्सेलरेशन है a। तो यहां पर भी आप क्या कहेंगे कि मूवमेंट किधर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट। तो राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है, राइट में आपको जो फोर्स है दैट इज योर T1। T1 टेंशन की वजह से आगे मूव कर रहा है और T2 क्या कर रहा है, T2 इसको अपोज कर रहा है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि m2a इज द रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2। अब T1 और T2 दोनों कैसे हैं, फोर्सेस, और फोर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहां पर देखें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो यहां पर क्या होगा, अगर आप वेक्टर्स का लॉ भी लगाएंगे तो ये भी हमारे लिए नेट क्या निकल कर आएगा, T1 माइनस T2। अगर आप वेक्टर से रिलेटेड ये कुछ जानना चाहते हैं कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ को भी यूज करते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर एक ये वीडियो भी देख सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर हम उसको भी यूज कर दें तो यहां पर एक दूसरा हमारे लिए इक्वेशन बन जाता है, दैट इज m2a इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 क्यों रखा, बिकॉज ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, और राइट में जो हमारा टेंशन है दैट इज T1 और लेफ्ट में है T2। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि T1 इज ग्रेटर, इसका मतलब जो भी मोशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, T1 माइनस T2 के डिफरेंस की वजह से। अब ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, दिस इज द FBD ऑफ ब्लॉक बी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन यहां पर बन जाता है। अब इसी तरह से हम थर्ड ब्लॉक के लिए लेकर चलते हैं कि थर्ड ब्लॉक को अगर हम देखें कि थर्ड ब्लॉक पर हमारा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो थर्ड ब्लॉक पर अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि एक थर्ड FBD बनाते हैं, किस चीज का, FBD ऑफ C। अब C के लिए FBD बनाते हैं। अब C पर देखते हैं, C पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। C पर अगर आप देखते हैं इट इज योर C, इस डायरेक्शन में तो हमने फोर्स ही लगाया हुआ है तो इट इज योर F, और राइट साइड में कितना है F, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने अपने फ्री बॉडी डायग्राम में T1 मेंशन किया हुआ है। तो यहां अगर इसका मास था m3 तो इट इज m3a। अब m3a जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि दिस m3a क्या होगा, m3a भी रिजल्टेंट होगा किस चीज का, F माइनस T1।
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंशन क्या है, टेंशन इज द रिएक्शन ऑफ फोर्स, तो टेंशन भी हमारा एक तरह से फोर्स ही है। अब ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन जाता है। अब आपके पास कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई? पहली इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो पहली इक्वेशन थी आपकी, आप देखिए इट इज F इज इक्वल्स टू, अगर आप यहां पर देख रहे हैं F इज इक्वल्स टू M1A, तो आपकी जो इक्वेशन बन रही थी वो बन रही थी T2 इज इक्वल्स टू M1A। दिस वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था T2 इज इक्वल्स टू M1A, और जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आया था, सेकेंड इक्वेशन जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए लिया था, वो था हमारे पास, अगर आप देखते हैं तो इट वाज M2A इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। तो यहां आप देखते हैं इट इज M2A इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। तो दिस वाज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज योर इक्वेशन, ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ जाती है? दूसरी इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास तीन रिलेशंस निकलकर आ जाते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स हैं T1 एंड T2, क्योंकि ए हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहां पर क्या आ जाता है? दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने सॉल्व किया भी हो गया लीनियर इक्वेशंस में, है ना, क्लास 9th 10th में, कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो आप वहां एक वैल्यू निकाल देते हैं। किस चीज का वैल्यू निकाल देते हैं? कि x का कितना वैल्यू है और y का कितना वैल्यू है। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने ये देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना रहा हूं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो उसको दूर कर लीजिए। इधर हमने एक फोर्स F लगाया हुआ था, ये हमारा C ब्लॉक था, C का मास हमने M3 माना हुआ है, ये B ब्लॉक है, B का मास हमने M2 माना हुआ है, और ये A ब्लॉक है, A का मास हमने M1 माना हुआ है। ये टेंशन की डायरेक्शंस मैंने दिखाई हुई हैं, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। अब अगर सपोज आपसे कहा जाता है कि एक फोर्स लगाया गया, फोर्स F जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया, इट इज 60 न्यूटन। अब आपको M1 की वैल्यू दे दिया, M1 इज 3 kg, M2 इज 2 kg एंड M3 इज 1 kg। अब यहां अगर आप देखें, ये आपको वैल्यूज दे दी गई। मैं आपको इसी क्वेश्चन में इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूं, अंत तक इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में आप ये देखेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं, अभी हमने सबसे पहले रिलेशन निकाला था कि A इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमने सबसे पहले एक रिलेशन निकाला था, तो आइए इसको यहां पर अप्लाई कर लेते हैं। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? अगर आप देखेंगे तो A इज इक्वल्स टू F की वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 एंड दिस वन इज 3 प्लस 2 प्लस 1। मैंने वैल्यूज इस तरह से लिया हुआ है कि कैलकुलेशंस थोड़ा सा इजी रहें आप लोगों को समझाने के लिए। तो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर देखते हैं, हमारे पास पहला था दैट इज T2, देखिए कितना आसानी से आप इसको निकाल लेंगे, M1A। अगर हम बात करें कि T1, मैं हर तरह से आपको निकाल कर यहां पर दिखाऊंगा, M2A इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, और तीसरा हमने यहां पर लिया हुआ था M3A इज इक्वल्स टू F माइनस T1। अब देखिए कितना सिंपल हो गया कि T2 आपने निकाला, M1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 kg, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, तो इट इज योर 30 न्यूटन। अब अगर आप यहां से इस इक्वेशन 1 में आप लगाते हैं तो आपको T2 निकल कर आ गया। अगर आप यहां से लेकर चलते हैं, मैं इक्वेशन 3 पर आता हूं, M3 की वैल्यू आपको कितना गिवन है? इट इज 1 kg, एक्सेलरेशन इज सेम, दैट इज योर 10
तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स आपको 60 न्यूटन का लगाया गया है माइनस T1। तो अगर आप यहां से वैल्यू निकालें तो इट इज 10 60 माइनस T1। सॉल्व करते हैं इसको, तो T1 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, 10 को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो T1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज योर 50 न्यूटन। अब अगर इक्वेशन 2 को देखें, आप देखिए आपने यहां पर T2 निकाला था, यहां T1 निकाला। अगर हम इक्वेशन 2 से T1 फाइंड आउट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। M2 की वैल्यू हमें कितना गिवन है, M2 इज योर 2 kg, तो इट इज 2 इंटू 10। T1 आपको फाइंड आउट करना है और T2 आपको गिवन है, T2 इज 30। तो अब T1 आपको फाइंड आउट करना है, तो T1 क्या हो जाएगा, 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, इट इज 20 प्लस 30, सो इट इज 50 न्यूटन। तो आप किसी भी इक्वेशन को यूज कर लीजिए, आपको ये T1 T2 की वैल्यू हर तरफ से मिल जाएगा। कंडीशन है कि आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा जब आप टेंशंस की डायरेक्शन निकाल रहे होंगे। अब इसी में एक छोटा सा और मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि सपोज अगर हमारे फोर्स की एप्लीकेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में। सपोज मैं आपसे कहूं कि जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इट इज योर ए ब्लॉक, इट इज बी ब्लॉक एंड इट इज सी ब्लॉक। अभी हम फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट। अब सिचुएशन अगर ये हो जाए कि हम फोर्स लगाएं किस डायरेक्शन में, फोर्स लगाएं टुवर्ड्स लेफ्ट, यही पूरा सिस्टम रहे और इसके अंदर क्या कर दें, हम फोर्स किधर डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दें, टुवर्ड्स लेफ्ट, हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो इसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या टेंशन जो है हमारे, जो टेंशन हमने शो किए हुए थे, इट इज योर T2 एंड दिस वन इज T1, तो क्या ये डायरेक्शन, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है T1 और T2 का सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर सब कुछ सेम है तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि ये चेंज क्यों हो जाता है। बस थोड़ा सा ही और वीडियो बचा हुआ है, आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से, तो जरा समझ लीजिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बनाऊंगा और यही कंस्टेंट्स आपके लिए निकाल कर दिखाऊंगा और आप मैच कीजिएगा कि क्या अब हमारी ये इक्वेशंस बदल चुकी हैं। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपका A है, ये B माना हुआ है और ये C माना हुआ है। मासेस हमने ये M1 लिया हुआ है, ये M2 लिया हुआ है और ये M3 लिया हुआ है। टेंशन की डायरेक्शन जैसे हमने शो किया हुआ है, इट इज T2, इधर डायरेक्शन शो किया हुआ है, इट इज T1। अब अगर इसमें देखेंगे फोर्स हमने किधर लगा दिया, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सभी में मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्वेश्चन ये आता है, तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो यहां अगर हम देखें तो फोर्स कितना दिया हुआ था, फोर्स अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अभी आप क्वेश्चन कहेंगे सर देखिए एक्सेलरेशन तो उतना ही निकल कर आया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 60 अपॉन, वही क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स एक्सेलरेशन इज योर 60/6 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जनरली बच्चे लोग कहते हैं कि यहां पर हमारा एक्सेलरेशन तो वही रहा, तो टेंशन क्यों बदल जाएगा। टेंशन इसलिए बदलेगा कि जब आप FVD बनाएंगे, किस चीज के लिए बनाएंगे, इट इज फॉर A। तो आप इसमें देखेंगे कि अब ये A ब्लॉक इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, M1A। अब ये नेट फोर्स M1A किसकी वजह से है, F इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा है। तो अब हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, आप कहेंगे कि M1A किसके इक्वल हो गया, इट इज F माइनस T2। अब आप B ब्लॉक को लेंगे, इट इज योर FBD ऑफ B। मैं अलग अलग FBD बना रहा हूं और इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी यहां पर अभी फिनिश करने जाते हैं। देखिए इसको समझिए आप। अब अगर हम B ब्लॉक ले लेते हैं तो B ब्लॉक में क्या हो जाएगा, ये B ब्लॉक आ गया, इट इज
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इस पर फोर्स भी इधर ही लगेगा, इसका मास हमने m2 माना हुआ है। इस डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं तो टेंशन इज T2, इधर क्या है, इट इज T1। तो यहां आप देखते हैं कि M2A इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, मोशन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट की साइड में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, T2 ज्यादा है और T1 कम है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। एक इक्वेशन यहां से बना, एक इक्वेशन यहां से बनता है। अब हम तीसरा इक्वेशन लेते हैं किस चीज के लिए, FBD ऑफ C। किसके लिए लेते हैं, C ब्लॉक के लिए FBD ले लेते हैं। अब C ब्लॉक पर देखते हैं तो C पर यहां आप देखिए सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। इसका मास था M3, यहां पर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट था और इधर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है T1। तो अगर यहां आप इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, T1 इज इक्वल्स टू M3A। क्लियर। अब देखिए टेंशन को इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना टेंशन हमारा रहा इसमें। तो पहली इसमें देखते हैं T1 इज M3A। T1 कितना है बच्चों, T1 हमें फाइंड आउट करना है। M3 की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज व्हाट वैल्यू इज गिवन टू यू, द M3 was of 1 kg। तो अगर हम यहां पर 1 kg लेते हैं और यहां पर 10 लेते हैं, क्योंकि ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू कितना आता है, इट इज 10 न्यूटन। अभी आप पीछे देखिए तो अगर हम यहां देखते हैं T1 का वैल्यू कितना था, द वैल्यू वॉज T1 ऑफ, अगर आप नोटिस कीजिए तो T1 वॉज 50, T1 इज 50 न्यूटन, लेकिन यहां हमारा T1 क्या हो चुका है, T1 अब हमारा चेंज हो चुका है, T1 हो चुका है, इट इज 10 न्यूटन। अब अगर आप T2 को देखना चाहें तो इसी तरह से किसी भी इक्वेशन में लगा लेते हैं T2 को, तो इट इज M2A इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इक्वेशन 2 को। तो M2 की वैल्यू कितना था, M2 की वैल्यू था आप लोगों के लिए 2 kg, तो इट इज 2 इंटू 10। अभी हमें T2 फाइंड आउट करना है, T1 की वैल्यू कितना हो गया 10, तो यहां आप देखेंगे 30 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 10। तो T2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, इट इज योर 40 न्यूटन। अगर आप पिछले एग्जाम्पल में देखें कि जब हमने फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट रखा था तो हमारा T1 का वैल्यू 50 था और T2 का 30 था। अभी यहां पर आप देखते हैं तो T1 का वैल्यू 10 है और T2 की वैल्यू 40 आता है। तो इस तरह से हम यहां पर देखें तो ये हमारे टेंशन्स चेंज हो चुके हैं। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया है कनेक्टेड मोशन का, अब ये कनेक्टेड मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन मैंने आपको समझाया है, इसमें हमारे पुली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और पुली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को भी यहां समझाऊंगा, तो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी आपको पुली से रिलेटेड कनेक्टेड मोशन को भी एक्सप्लेन करूं और बहुत ही जल्दी मेरी वो वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप समझना चाहते हैं उस मोशन को भी, कनेक्टेड मोशन को अलोंग द पुलीज, कि जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को किसी रोप से कनेक्ट कर कर एक पुली पर मूव कराते हैं तो उसमें किस तरह से टेंशन आता है, कितना एक्सेलरेशन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा वीडियो को पूरी तरह से देखा और वीडियो से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।